अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा अगला टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 5वां टॉपिक है हमारा, 5th टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन भी काई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी काई से डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में EN बोल देंगे। शॉर्ट में हम EN बोल देंगे। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron. Tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a covalently bonded molecule is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, मान लीजिए कि आपके कंपाउंड में ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। A is more electronegative than B, और दूसरा हो सकता है कि B is more electronegative than A। दोनों हो सकता है, भाई बॉन्ड बना है, दोनों हो सकता है। तो अगर A is more electronegative than B है तो A B के इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस आ जाएगा। और अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और B पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, A पे पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो A पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो B पर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को समझ पाए हों और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसको कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आप इलेक्ट्रॉन एटम को देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एटम इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है और वो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट पे नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कोई यूनिट होगी, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होगी वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक क्या होती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव वैल्यू होती है। कि जैसे मान लीजिए किसी एक को 0 मान लेते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आप अगर नोट्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस भी मिल जाएगा। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा आप उसको, और वैसे मैंने बोल दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्टिव के, ठीक है। सेकंड है साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ एटम के। एटम का साइज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती जाती है। थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑन कैटायन। ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेकर आपको बताएं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब अगर आपके पास ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो Mn +7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mn +6 से ज़्यादा, +4 से ज़्यादा, +2 से ज़्यादा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे निकालना हो, Mn2O7 Mn2O6 MnO2 MnO, तो यहाँ पर भी Mn की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ऑफ Mn यही होगा, यही ऑर्डर होगा। क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +7 +6 +4 +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव में ज़्यादा होना होता है, कम पॉजिटिव में कम हो सकता है, या नेगेटिव में नीचे जाते जाओगे तो भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये तो हुआ थर्ड फैक्टर। फोर्थ है चार्ज ऑन एनायन। फोर्थ क्या है, फोर्थ है चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, तो अब एनायन पे चार्ज अगर आपको देखना है तो ईएन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑन एनायन के। चार्ज ऑन एनायन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि ईएन
N माइनस 2 माइनस 3 माइनस ऐसे O2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इन विच of the following compound En of nitrogen is maximum? En of nitrogen is maximum. ठीक, अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En की सबसे ज़्यादा किस नाइट्रोजन की है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे -2, यहाँ पे नाइट्रोजन पे +4 और यहाँ पे नाइट्रोजन पे +2 चार्ज आ रहा है। तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये सीधे इंडक्टिव इफेक्ट जैसे टॉपिक से जुड़ जाता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन करा पा रहे हैं। अब जैसे एक और फैक्टर इसके अंदर आता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हम तब जानेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट हम तब जानेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, तो हम अभी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। मेरे नोट्स में हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने लिखा है, तो मैं लिख रहा था। ये दरअसल जो नोट्स है, ये नोट्स मैं बुक लिख रहा था और वो बुक के पार्ट है। ये अभी तक छपा नहीं और ना आप छपेगा, तो ये बुक के पार्ट थे। अब इसको मैंने लिखा था बुक पब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर हर चैप्टर का लिख ही रखा था तो नोट्स बन गया। तो इसमें दी हुई है चीज़ें, क्योंकि अभी जैसे बीच बीच में आप देखते हैं कि करेक्शन रहता है इसके अंदर। तो करेक्शन अभी लिखा हुआ था, लिखने के बाद क्या है कि जब प्रिंट होता है तो फिर चेक होता है कि क्या करेक्शन है, क्या नहीं है, क्या है। तो वो सब चीज़ें नहीं हुई थी, बस लिखा हुआ है मैंने। पीरियोडिक ट्रेंड पहला, लेफ्ट टू राइट इन पीटी। En increases up to हेलोजन। हेलोजन तक क्या होता है कि En इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर En हेलोजन तक क्या होता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप इन पीटी En डिक्रीजेस। अब En डिक्रीज करता है क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। En इंक्रीज करता है क्योंकि ऊपर En इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये अब अगर हम बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर जो मैं बोलूँगा आपको, ये ऑर्डर ऑफ En, ये आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी में, जहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी कॉपी में जहाँ आप नाम लिखते हैं उस जगह पर फर्स्ट पेज पर भी इसको आप लिख लेंगे। फ्लोरीन
ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी 3.5, इनकी वैल्यू होती है 3.0, 2.8, 2.5, 2.1, ये वैल्यू होती है। अब वैल्यू होती है कैसे आती है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें लिखिएगा देयर इज़ नो मेथड, देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन, there is no direct method to determine electronegativity of an atom, but there are some scale, SCALE, but there are some scale which can give the value of electronegativity, give the value of electronegativity। इसमें पहला स्केल है पाउलिंग स्केल, पहला स्केल है पाउलिंग स्केल। फर्स्ट स्केल है पाउलिंग स्केल। ठीक है, अब ये पाउलिंग स्केल क्या करता है कि A माइनस बी, ये ऐसे माइनस, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को क्या कर दो, माइनस कर दो। 0.208 अंडर रूट डेल्टा ई है, ये फॉर्मूला है। पाउलिंग स्केल का क्या है, फॉर्मूला। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई है रेजोनेंस एनर्जी। आप बोले कि रेजोनेंस एनर्जी तो हमको आती नहीं है, ठीक है पढ़ाएंगे तो आएगी रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन आपको रेजोनेंस एनर्जी नहीं आती, आपको रेजोनेंस एनर्जी नहीं आती तो कोई बात नहीं, रेजोनेंस एनर्जी नहीं आती तो निकालते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जैसे देखिए A2 प्लस B2 गिव्स AB। ठीक है, तो ये क्या था, ये था A बॉन्ड था, ये B बॉन्ड था और ये AB बॉन्ड हो गया। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी EAA मान लेते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी EBB मान लेते हैं और इसकी बॉन्ड एनर्जी EAB मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड एनर्जी हमने मान लिया है, बॉन्ड एनर्जी सबकी EAA, EBB और EAB सबकी बॉन्ड एनर्जी मान ली है। ठीक है, तो अब इसको इधर लिख दे, इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं। अब ये जो डेल्टा ई है वो क्या है, वो है EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। ठीक है, तो अब ये डेल्टा ई को यहाँ पे रख दिया जाए तो A माइनस बी, ये मोल फ्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला है और ये क्या है, ये है
रेजोनेंस एनर्जी, ये रेजोनेंस एनर्जी है, मतलब आपको बॉन्डिंग मेथड से रेजोनेंस एनर्जी निकालने को है। अब वैसे तो ऑर्गेनिक मेथड से जो निकालना है उसमें ऑब्जर्व या थर्मोडायनेमिकली मेथड से निकालना है तो ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड करके हम निकालते हैं। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि ऑल एनर्जी टर्म्स शुड बी इन किलो कैलोरी पर मोल। ये जो EAA, ठीक है, तो EAB, EAA, EBB should be in किलो कैलोरी पर मोल। ये किस में होना चाहिए? किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि नहीं सर किलो कैलोरी पर मोल में नहीं, हमको किलो जूल पर मोल में लिखना है, तो आप किलो जूल पर मोल को किलो कैलोरी पर मोल में चेंज कर दीजिएगा। और नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते कैसा? तो नहीं, हम नहीं करना चाहते, बताइए कोई जुगाड़ बता दीजिए। तो जुगाड़ मैं नहीं बता रहा, वैसे तो मैं बताता ही नहीं इसको कि आप जब किलो कैलोरी को किलो जूल में नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑप्शन ही यही देता है या किलो जूल वाला डायरेक्ट ऑप्शन देता है। तो किलो जूल वाला ऑप्शन देगा तो वो कैसे देगा कि AB = 0.1017 अंडर रूट EAB माइनस EAA EBB। अब यहाँ पर जो एनर्जी टर्म्स होगा वो किलो जूल पर मोल में होगा। ऑल एनर्जी टर्म्स इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। सभी एनर्जी टर्म्स किलो जूल पर मोल में होंगे और वहाँ पर सभी एनर्जी टर्म्स किलो कैलोरी पर मोल में होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, दूसरा आता है मूलिकन स्केल। दूसरा क्या आता है? मूलिकन स्केल। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? मूलिकन स्केल कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाए। हाँ, ये अलग बात है कि फॉर्मूला डायरेक्ट जरूर पूछ लिया जाता है। दूसरा जो हमारा है वो मूलिकन स्केल है। मूलिकन स्केल में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का निकालना है, तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी एटम का IE ले लो और उसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। लेकिन IE एंड EA शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किलो जूल पर मोल में ले लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम = 96.36 किलो जूल पर मोल या 23 किलो कैलोरी पर मोल। भाई ये चेंज करने का तरीका है, चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मूलिकन स्केल पर आपने जानकारी ली। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मूलिकन स्केल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेटेड बाय मूलिकन स्केल इज अबाउट 2.8 टाइम हायर देन पाउलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी calculated by Mulliken scale is about 2.8 टाइम हायर देन पाउलिंग स्केल। ये बात लिख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
calculated by Mulliken scale is about 2.8 times higher than Pauling scale. 2.8 टाइम हायर देन पाउलिंग स्केल. पाउलिंग स्केल से 2.8 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है. अच्छा, पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितना होता है, एफ. फ्लोरीन कितना होता है, 4 होता है. और नोबल गैस का क्या होता है, 0 होता है. तो ये बात लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल EN of fluorine is 4 and EN of noble gas is 0. EN of noble gas is 0. ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे, तीसरा नाम अगर लिखा जाए, एलरेड. एलरेड स्पेलिंग क्या है, RED है, एलरेड. बड़ी समस्या, CHOW स्केल. इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744, ये इन्होंने वैल्यू दी थी. अब जिस एटम का आप निकाल रहे हैं उस एटम के लिए R क्या है, कोवैलेंट रेडियस. R उस एटम के लिए कोवैलेंट रेडियस है. ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखिए मेन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपने क्या सीखा या आपको क्या याद करना है, तो आपको याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू. 3 साइंटिस्ट, पाउलिंग, मुलिकन, और ये अपने सिलेबस में नहीं है, एलरेडो को अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए ना मुझे स्पेलिंग में नहीं याद रहती इसकी. अब पाउलिंग का या मुलिकन का 2.8 टाइम हायर है किससे, पाउलिंग से. ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. रेजोनेंस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, मॉर्निंग मेथड से, ये पूछा जा सकता है आपको. कौन से फॉर्मूले में एनर्जी की यूनिट क्या होगी, ये पूछा जा सकता है आपसे. तो कुछ बातें हैं यहाँ पर जो पूछी जाती हैं, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो फ्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की क्या है, वो पूछी जाती है. अब आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बात करेंगे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन में फर्स्ट हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड. तो हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसको, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, उसको पहले लिखा जाता है हमेशा. जैसे NaCl है, नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड.
ICl है, आयोडीन क्लोराइड। ठीक, जैसे अगर लिखा जाए NO2 लिखा जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें IDE लग जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जैसे OF2, तो यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो ये नॉमेनक्लेचर का एक तरीका है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको बाद में लिखा जाता है और IDE लगा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर है। परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl। तो अब HCl में अगर देखा जाए तो H की EN ऑफ H 2.1 और EN ऑफ Cl कितना है? 3.0। ठीक है, तो अब हम परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे निकालना चाहें तो 16 इंटू 0.9 भाई 3 माइनस 2.1 कितना हो गया? ये डेल्टा EN हो गया। ऐसे कर लेते चलो, 3 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.81। तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.81। अब इसको ऐड कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। इसका परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने एग्जाम्पल HF का उसमें दे रखा है अपनी नोट्स में, और आप लोगों को मैंने HCl का करा दिया है। अब जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, अब से मान लीजिए A और B के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा EN के। डेल्टा EN ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। अब जैसे देखिए आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4, 3, 2.8, 2.5 और इसका कितना है? 2.1। तो यहाँ पर 1.9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें अगर, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, तब HI का। तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन है।
ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड मेटल, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, ठीक है। तो अगर लो ईएन होता है तो वो मेटल होगा, और अगर हाई ईएन होता है तो वो नॉन मेटल होगा। मतलब ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है, मेटल है हाई। वैसे तो आपको मेटल नॉन मेटल पहचान लेते हैं आप, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी हाइपोथेटिकल एलिमेंट दे दे कि ए दे दे, एक्स दे दे, बोले कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, तो उसके हिसाब से आप चेक करेंगे, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि टू से नीचे जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2 से नीचे जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता, उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। और जो 2 से ऊपर जिसके अंदर होता है उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। पांचवा एप्लीकेशन है नेचर ऑफ AOH। अब AOH क्या हो सकता है? AOH क्या हो सकता है? तो अगर A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, देन AOH क्या है? AOH इज अ बेस। AOH क्या है? एक बेस है। एग्जाम्पल जैसे NaOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। तो कोई भी एलिमेंट अगर A जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? AOH क्या हो जाएगा? वो बेस माना जाएगा। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन AOH इज एन एसिड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास H3BO3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? BOH थ्राइस। आपके पास है H2SO4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? SO2OH ट्वाइस, ठीक है। आपके पास H3PO4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? POOH थ्राइस। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर B, S, P सब क्या है? नॉन मेटल है। जैसे HNO3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2OH। भाई NO2OH, तो ये भी क्या है? अब अगर आपको लगे कि सर कैसे ऐसा हो रहा है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, HON डबल बॉन्ड O। तो अब देखिए ये OH है और ये कौन है? A है। N क्या है? A है, तो AOH हो गया। तो अगर AOH में A अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो AOH क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, HClO4, तो यहाँ पर क्या होगा? ClO3OH। अब जैसे HOCl, तो ये तो ClO3 है और ये कौन है? A है, और इसके साथ क्या जुड़ा है? OH, तो AOH। तो कहने का मतलब है कि अगर ये OH के साथ मेटल जुड़ा होता है
तो वो बेस हो जाता है, OH के साथ नॉन मेटल जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। समझ गए? ध्यान में रखिएगा इसको हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड हमारे पास है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। 4 तरह के ऑक्साइड है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। 4 तरह का हमारे पास ऑक्साइड है। अब देखिए पहला है हमारा, ए ले लेते, ए भी कर लेते, ए कर लेते, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ऑन रिएक्शन विद वाटर they give ऑक्सी एसिड। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास B2O3 CO2 N2O5 N2O3 P4O10 SO3 Cl2O7। ये क्या है? सब एसिडिक ऑक्साइड है। ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। अब जैसे B2O3 को पानी से रिएक्ट करा दो तो ये H3BO3 बनाता है, ऑक्सी एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड। CO2 को वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। N2O5 को वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये HNO3 बनाता है। P4O10 को वाटर से रिएक्ट करा दो, मैं वाटर बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये H3PO4 बनाता है। SO3 को वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये H2SO4 बनाता है। Cl2O7 को वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये HClO4 बनाता है। और ये सब क्या है? एसिड है, और अच्छे एसिड बने जाते हैं। तो ये सब एसिड है, ठीक है, सब के सब क्या है? एसिड है। और ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सी एसिड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। अब ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके बेस बना ले उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स on reaction with water they give base। ठीक है। अब मेटल के ऑक्साइड आपको लेने हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मेटल तो आपका एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे Li2O, Na2O, K2O, CaO, MgO, BaO, Al2O3, सब क्या है? बेसिक। एल्युमिनियम तो खैर एम्फोटेरिक में भी चला जाता है। तो ये सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। अब इनको अगर आप वाटर से रिएक्ट करा दे, मैं जैसे इसमें सबको रिएक्ट करा था, इस बेसिक में सबको रिएक्ट नहीं कराऊंगा, जैसे एक आइडिया देता हूँ आपको कि अगर आप इसको रिएक्ट करा दे, जैसे Na2O को आप रिएक्ट करा दे, Na2O प्लस वाटर, तो ये बनाता है NaOH। NaOH बनाता है, मतलब NaOH क्या है? एक बेस है। तो ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाता है वो बेसिक ऑक्साइड है। और ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाता है वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है।
ठीक है। तो अब एसिडिक बेसिक ऑक्साइड जाना है आपने, तो थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड जान जाइए कि कोई एम्फोटेरिक और न्यूट्रल तो एक अलग केस हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर ले। पीरियोडिक ट्रेंड की बात मत नहीं करें। फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। तो फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, एटम लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। हम जो भी एसिडिक के लिए बोलेंगे उसका उल्टा बेसिक के लिए अपने आप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी हम एसिड के लिए बोलेंगे बेस के लिए वो अपने आप उल्टा हो जाएगा उसका, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम, if oxidation number are same, then acidic strength अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो then acidic strength increases on moving left to right in PT and decreases on moving down the group in PT। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तब, ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तब क्या करेंगे, तब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया जाए, मिटाएं इसको। कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ एटम। लेकिन ये EN ऑफ एटम आप कब चेक करेंगे, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम। जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तभी ये चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सेम जब तक नहीं होगा तब तक चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट चले जाइए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लीजिए, एक ही बात है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन, मतलब आप बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा अच्छा है। पीरियोडिक ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट पता नहीं, जो आप भूल जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन चल रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of acidic strength। तो पहला क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सब पे, +2 +4 +4 +2 +6 +5। फॉस्फोरस से कितना होगा यहाँ पे, +5 होगा। तो अब सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है। कौन है वो, SO3। उसके बाद कौन है, P4O10 है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद देखो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है। तो अब सेम है तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो सल्फर की ऑर्डर में आपने देखा है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे SO2 और देन CO2, ठीक है। अब इन दोनों, ये दोनों बराबर हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी ज़्यादा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, ये Ca है ये CO है। तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट देख लीजिए, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में राइट में है और ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में। ये अल्कली मेटल है, इसका ऑक्साइड तो बेसिक होगा, ये CO एसिडिक हो सकता है। तो CO देन CaO। समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये मिटा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन देते हैं। अब से ये है आपके सामने, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए सबका, इसका +5, इसका +7 +6 +4 +4। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हुआ, Cl2O7 का, उसके बाद SO3, उसके बाद N2O5 का। अब देखिए इन दोनों का बराबर है, तो आपको क्या देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कि कार्बन की। नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो आप पहले ले आएंगे कौन, NO2 और उसके बाद CO2। समझ गए, ठीक। तो ये बात हुई एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड की। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कहीं पर भी हाइड्राइड के बारे में बात नहीं करी है, कहीं पर भी मैंने HCl, HBr, HI इन सब के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात नहीं करी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपके सामने आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को अभी छोड़ देंगे, अभी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये बात नहीं बताएगी, अभी बात बताएगी केवल ऑक्साइड की। जो तीसरा ऑक्साइड है हमारा वो है न्यूट्रल ऑक्साइड। तीसरा ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड में आप लिखेंगे कि इट नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर रिएक्ट विद बेस, ना तो एसिड से रिएक्ट करता है और ना ही बेस से रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, N2O NO CO, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। और D है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, तो ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेसन, गाजर, आलू जन्नत के पब में सब ऐसे ही, बेसन, गाजर, आलू जन्नत के पब में सब ऐसे ही, कोडवर्ड लिख लेना, बेसन, गाजर, आलू। आपको आलू गाजर लिखना हो तो पहले आलू फिर गाजर लिख लीजिएगा। यह है जन्नत, जन्नत के पब में। मुझे लगता है कि स्वर्ग में भी जो लोग जाते होंगे तो वो बोलते नहीं है कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर जो है अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में जो है भगवान इंद्र होंगे, उनका दरबार लगा होगा, उसमें सब लोग नाच रहे होंगे। मुस्लिम धर्म में भी कुछ ऐसा जन्नत के बारे में बोला जाता है, अब एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या बोला जाता है।
लेकिन मान लीजिए कि कोई जो बच्चा पढ़ता है उससे कभी बात करेंगे कि पूछेंगे, अगर वो धार्मिक उसमें रुचि लेता है तो, क्योंकि हम ही लोग हैं तो ज़्यादातर रुचि नहीं लेते, या हमारे बच्चे ही नहीं रुचि लेते, तो आइडिया नहीं रहता ना, बच्चों को उतना आइडिया नहीं रहता। तो पब में सब ऐसे ही, जन्नत के पब में सब ऐसे ही। तो बेसन, BO SNO SNO2 Ga2O3 Al2O3 ZNO PbO2 Sb2O3 As2O3। तो ये जो एलिमेंट हैं इनके मैंने ऑक्साइड लिख दिए। कभी आपसे मान लीजिए कि पूछ दे कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो बेसन, गाजर, आलू, जन्नत के पब में सब ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार।